Hello everyone, this is Kaptan Jack Sparrow and I'm back with part 2 of strategic guidelines. In this particular video, I'm going to solve CSE 2022 paper live in front of you. ये ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत सारे आंसर्स पता है बिकॉज आई गेव दिस एग्जाम. ठीक है, आई रोट दिस पर्टिकुलर टेस्ट एक्चुअल में यूपीएससी में, तो मुझे बहुत सारे आंसर्स पता हैं, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि मैं पेपर को उस सेंस में सॉल्व करूं जैसे एक्चुअली मैंने वहां पर किया था. And how those strategic guidelines, those 13 cheat codes, the 13 cheat codes that I talked about, how they worked. देखो, मैं फिर से एक क्लैरिफिकेशन डालना चाहता हूँ यहाँ पे दैट दिस इज नॉट अ वे कि आप इस एग्जाम को क्रैक करें. ठीक है, बट ये आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा देगा. ठीक है, तो प्लीज चेक आउट दी पार्ट 1 जिसमें मैंने और ज्यादा क्लैरिफिकेशन और सारी चीजें बता रखी हैं. 13 चीट कोड्स के बारे में डिस्कस कर रखा है. स्ट्रेटेजिक गाइडलाइन सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें हेल्प भी करती हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम इनको देख रहे हैं कैसे हेल्प कर सकती हैं. ऑल राइट, सो लेट जस्ट गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1 इटसेल्फ. सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज फ्रॉम TTS 22, तो मेरे को सीधा आंसर पता था. ठीक है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉज फ्रॉम PEH, तो इसका भी आंसर मुझे पता था. तो नो ट्रिक वॉज यूज्ड, मैंने कोई ट्रिक नहीं यूज़ करी थी. अच्छा गाइज, क्योंकि मेरे को ज़्यादा समय मैं नहीं खर्च करना चाहता आप लोगों का भी, लेकिन मेरे को ये चीज़ें समझानी भी हैं, इसलिए मैं कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. बट इट डजंट मीन कि जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ उन्हीं में ये जो चीट कोड्स हैं वो लगेंगे, ऐसा नहीं है. कई सारी जगह लगता है. दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो फ्रॉम TTS 22, तो मेरे को सीधा आंसर पता ही था इसका भी. दिस वॉज अगेन, सो स्टेटमेंट 1 मेरे को नहीं पता था, स्टेटमेंट 2 जो था वो TTS से था, तो इसलिए मैं वैसे भी 50-50 यहाँ पर पहुंच चुका था. तो विदाउट एनी चीट कोड मैंने इसको सॉल्व किया था. ओके, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो है ये दिस वॉज ऑल्सो फ्रॉम TTS 21, बट ये 2021 वाली TTS में था ये क्वेश्चन. फिर भी लेट मी जस्ट इलस्ट्रेट कि मैंने इसको कैसे अटेम्प्ट किया था. ऑल्दो मेरे को एक ही बार में आंसर मिल गया था, बट लेट मी ट्राई टू इलस्ट्रेट सम ऑफ द चीट कोड्स नाउ. तो सबसे पहला चीट कोड जो अपन ने बताया है वो है एटिमोलॉजी. ठीक है, अब देखो गाइस, एक चीज याद रखना कि यहाँ पर जो भी इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये कोई शॉर्टकट्स नहीं है, या फिर ये जो कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई तुक्का नहीं है, कोई गेस मास्टरगिरी नहीं है. इट इज लॉजिकल गेसिंग, इंटेलिजेंट गेसिंग है, और वो कुछ चीट कोड्स पे बेस्ड है. अब मैं बोल रहा हूँ एटिमोलॉजी, सो एटिमोलॉजी के पीछे एक रीजन है. ठीक है, वाई थिंग्स आर नेम्ड द वे दे आर नेम्ड. ठीक है, तो वो एक रीजन है, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट. ठीक है, साइकोलॉजी बिहाइंड इट, नॉट साइंस, बट ठीक है. तो बट कोई तुक्का मारना नहीं सिखा रहा हूँ. ठीक है, तो प्लीज ये मत समझना कि तुक्का मार के यहाँ पे 150 नंबर ले आएंगे. अगेन वॉट एवर आई एम गोना डिस्कस, दीज थिंग्स विल हेल्प यू स्कोर, लेट्स से माइट हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर स्कोर बाई 10 और मे बी 15 मार्क्स, बट एक्चुअल एग्जाम तो आपकी नॉलेज से निकलेगा. ऑल राइट, सो देखते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड. तो मैंने एटिमोलॉजी क्या बोलती है कि भाई इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड, तो इसके नाम को समझो, नाम से क्या चीज पता पड़ रही है कि मैंने इन्फ्लेशन से इसको इंडेक्स कर दिया. किसी चीज को मैं इन्फ्लेशन से इंडेक्स क्यों करूंगा, तो बेसिक आपको पता होना चाहिए. इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये ट्रिक्स, ये चीट कोड्स, ये लॉजिकल गेसिंग, ये डिडक्शंस, ऑल दीज विल हेल्प यू ओनली व्हेन यू नो बेसिक नॉलेज, यू हैव बेसिक नॉलेज, यू हैव कवर्ड बेसिक कंटेंट. तो आपको पता होना चाहिए दैट इन्फ्लेशन जो होती है वो वैल्यू ऑफ रुपी को गिरा देती है. ठीक है, वैल्यू ऑफ रुपी को गिरा देती है. अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं या इंटरनेशनल कंट्रीज हैं या फिर नेशनल कंट्रीज हैं जो अलग अलग, वो बहुत सारा गोल्ड एक्वायर कर रही हैं. क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा हाई होती है, चूंकि डेवलप्ड कंट्रीज में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो गोल्ड को हम हेज करते हैं. ठीक है, तो ये TTS 22 में भी था और इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड TTS 21 में भी था. ये क्वेश्चन दोनों जगह थे. एनीवेज, तो प्राइमरी रीजन क्या होगा हेज करने का या इंडेक्स करने का कि भाई इन्फ्लेशन आपके रिटर्न्स को हर्ट ना करे. तो देखो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 पढ़ो, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, तो कूपन रेट्स, आई होप यू गाइज नो कूपन रेट्स. एनीवेज, रिड्यूस, अब मेरे को कोई आइडिया नहीं लेट्स से. ठीक है, ओके. IIB प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन. यस, एब्सोल्युटली, यही तो पॉइंट है. इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का मतलब ही यही है कि वो हेज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो 2 तो करेक्ट हो गया. द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन IIBs आर नॉट टैक्सेबल. व्हाई नॉट, मतलब ऐसा क्या है इनमें कि उनको टैक्स नहीं करोगे?
गवर्नमेंट तो बिल्कुल चाहेगी यार, गवर्नमेंट बॉन्ड उठा के आपसे पैसा ले रही है, ठीक है, तो बिल्कुल चाहेगी कि आप जो कमाई कर रहे हो उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दो। लोग चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो, या इनकम टैक्स में आपको टैक्स पे करना पड़े, बट यू हैव टू पे। तो आप सोचो कि गवर्नमेंट क्यों नहीं टैक्स करेगी, वाई वुड नॉट गवर्नमेंट वांट टू टैक्स इट, ऑब्वियसली दे विल टैक्स इट। तो आंसर इज 1 and 2 ओनली। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, ये डायरेक्टली टीटीएस से था, तो फिर से वापस से आंसर पता ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी, तो ये टीटीएस से नहीं था, कहीं से नहीं था, बट मैंने वापस से यहाँ पर क्या लगाया, रियल सेक्टर को मैंने ब्रेक डाउन किया। मैं समझने की कोशिश करने लगा कि यार रियल सेक्टर क्या होगा, वाई आई एम कॉलिंग, इतनी सारे कुछ सेक्टर्स हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज इकोनॉमी में चल रही हैं, वाई वुड आई कॉल सम ऑफ द एक्टिविटीज और सम ऑफ द सेक्टर्स एज रियल सेक्टर, देयर हैज टू बी सम रीजन ना। तो एटमोलॉजी पकड़ो, एटमोलॉजी क्या बोलते हैं, रियल, मतलब सम रियल थिंग इज हैपनिंग, रियल थिंग इज हैपनिंग, इतना समझ में आया, उसके हिसाब से लेट अस ट्राई टू गेस द आंसर, या लेट अस ट्राई टू गेस नहीं बोलूंगा, डिड्यूस द आंसर। फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, तो समथिंग रियल इज हैपनिंग और नॉट, यस इट इज हैपनिंग। फार्मर जा रहा है, हार्वेस्ट करके ला रहा है, काट के ला रहा है, या बो रहा है, या फिर वो मार्केट कर रहा है, तो वो सारे रियल चीजें हो रही हैं। सो 1 इज करेक्ट। तो ये देखो चला गया। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, तो कॉटन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक, तो अगेन यहाँ पर भी कुछ रियल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस, तो 2 भी होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन कितने सही निकल के आ गए, या तो 1 and 2 होना चाहिए, या फिर 1, 2, 3 and 4 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो फटाफट से, अ कॉमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू ट्रेडिंग कंपनी, ओके, अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज। अब देखो ऑल दो आंसर तो पता पड़ ही गया होगा अपने को, रियल, ये दोनों रियल नहीं है, ठीक है, तो आंसर वुड बी ए, ऐसे करके मैंने डिड्यूस किया। बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन वन मोर थिंग, एक ट्रिक मैंने बोली थी कि वहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट में मैंने बोला था कि रीड बिटवीन द लाइन्स, व्हाट डज इट मीन व्हेन आई एम सेइंग रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, का मतलब ये है कि आप सारे स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट स्टेटमेंट 3 एंड लुक एट स्टेटमेंट 4, आप एक कॉन्स्पिक्यूअस डिसीजन ले सकते हो और ये चीज बोल सकते हो कि कप्तान 3 and 4 दोनों सिमिलर साउंडिंग है, तो 3 and 4 साथ चलेंगे, और 1 और 2 सिमिलर साउंडिंग है, तो 1 और 2 साथ चलेंगे। तो आंसर या तो 1, 2 and 3, 4 होगा, या फिर 1 and 2 होगा, या फिर 3 and 4 होगा। समझ में आ गई? तो आई होप समझ में आया। रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब हम यही करते हैं कि स्टेटमेंट 2 से क्या स्टेटमेंट 3 निकल रहा है, क्या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एक दूसरे के अगेंस्ट तो नहीं है, ऐसे हम पता करने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड रीडिंग बिटवीन द लाइंस एंड बिटवीन द स्टेटमेंट्स। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स समथिंग कॉल्ड एज इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स, ठीक है। तो सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर इज हैपनिंग। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मुझे पता थी कि भाई इनडायरेक्ट ट्रांसफर, मुझे ये पता था कि वोडाफोन को मैंने एक चीट कोड बोला था कि देन देयर वाज अ न्यूज, ऐसे करके, तो वो वाली चीट कोड मुझे यहाँ पे हेल्प करी थी। मैंने क्या सोचा कि मुझे पता था कि जस्ट बिफोर प्रीलिम्स एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की रिलेटेड टू रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, ऑलराइट, और वो रिलेटेड थी, और साथ में एक जजमेंट आई थी इंटरनेशनल जो है आर्बिट्रेशन की जजमेंट आई थी रिलेटेड टू वोडाफोन, ठीक है। तो मैं कनेक्ट करने की कोशिश किया था कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर, बिकॉज आई नो बेसिक नॉलेज मैंने पढ़ रखी है कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, ऑल दीज, ये मुझे पता है कि ये इंटरनेशनल कंपनी से रिलेटेड इशू है, टैक्सेशन का इशू है। ये सारे कीवर्ड्स मैंने न्यूज़पेपर में बहुत बहुत बार पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो अब आप बोलो तो कप्तान जब आपने पढ़ ही रखा है तो ओके यार मैंने पढ़ रखा है, बट मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, बट बेसिक नॉलेज है, उस बेसिक एक्यूमुलेटेड नॉलेज को यूज करके मैं आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको तुक्का नहीं सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप बिना पढ़े कैसे प्रीलिम्स निकाल दोगे, वो छपरी यूट्यूबर्स करते हैं, उनको करने दो। यहाँ पे देयर हैज टू बी सम रीजन, ओके, कि भाई मैं इसीलिए बोल रहा हूँ 10-15 नंबर आपके जो बढ़ेंगे वो तभी बढ़ेंगे व्हेन योर नॉलेज बेस इज रियली गुड, ठीक है। तो नॉलेज बेस का एक फंक्शन है, उसकी फंक्शनल यूटिलिटी है, जिसको हम यहाँ पे यूज करके स्पेकुलेट कर रहे हैं, या फिर हम डिटरमाइन कर रहे हैं या डिड्यूस कर रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नाउ। इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया। ऑलराइट, तो देखो मुझे पता है एमएनसी से रिलेटेड है ये। सो एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन फॉरेन, तो ये मैंने गलत कर दिए थे दोनों फटाफट से, आई एलिमिनेटेड ए एंड सी,
वाई एंड हाउ, बिकॉज मैंने तुरंत गेस कर लिया था कि भाई देखो ऐसा है, वोडाफोन से रिलेटेड अभी जजमेंट आई है, उसने कुछ इनडायरेक्ट ट्रांसफर किए हैं, उससे रिलेटेड कुछ कुछ चल रहा है, तो मैंने कि वो तो फॉरेन कंपनी है, यानी आंसर जो है बी और डी में कहीं होना चाहिए। फिर मैंने रीड किया, अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस ऑफ प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, a foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from the assets located in India। अब देखो भाई ऐसा है कि यहाँ पर सीधा सीधा वर्ड यूज किया है ट्रांसफर्स, सीधा सीधा वर्ड टू वर्ड एसोसिएशन कर लो, कंपनी ट्रांसफर्स, ठीक है, सिंपल। द करेक्ट आंसर वुड बी डी। ये यार यही तो चीज़ है कि एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है हमको, कुछ पीछे का देन देयर वाज अ न्यूज़ वाली चीट कोड अपने को पता है, कोई न्यूज़ हमने पढ़ी है, कोई रीसेंट इवेंट अपने को पता है, उसके बेसिस पर हम एक्यूमुलेटेड नॉलेज को यूज़ करके आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, ठीक है। तो ये कोई चीट कोड्स जो है वो कोई तुक्का नहीं है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है, ठीक है। विद रेफरेंस टू दी एक्सपेंडिचर मेड एक्वायरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर डेट फाइनेंसिंग, तो टीटीएस का क्वेश्चन था तो आता ही था आंसर सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 10, शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन वहीं से था। अभी कल परसों ही मैंने एक टीटीएस 22 का पेपर डिस्कस किया, उसमें इसको डिस्कस किया था। ओके चलो, परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. शन्याल, अब देखो मेरे को स्टेटमेंट 1 तो खैर नहीं पता था, बट दिस क्वेश्चन आई वाज एक्सपेक्टिंग, और ये प्रोजेक्शन सीरीज में मैंने डाला भी था, ठीक है। और लास्ट ईयर काफ़ी सारे वहाँ से फंस गए थे, इस साल भी आई होप इंशाल्लाह फंसेंगे तो सबकी मदद होगी, ठीक है। बट ये आसान क्वेश्चन था, तो फिर भी आप चाहो तो सॉल्व कर लेना खुद से, और ये टीटीएस में भी था, ठीक है। और मुझे याद है इस पे इसके क्वेश्चन पे बड़ी बहस हुई थी लड़के लोग के बीच में, ठीक है। तो ठीक है, जितनी बहस हो जाएगी वहाँ से आप सीख लोगे, ठीक है। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स लीगल फर्म्स रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स फलाना डिमका, ओके। पहले तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया यूपीएससी ने, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कुछ आई थिंक 50 या 30 साल कुछ हुए थे, ठीक है, उसके एक्ट को लेके, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, इसलिए दिस वाज बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट जिसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। हिंदू का एक आर्टिकल था, वहाँ से सीधे सीधा पूछ रखा है। अब भाई मेरे को नहीं आता था, मैंने नहीं पढ़ा, बट देन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, नॉलेज जो मेरे पास है उसके बेसिस पे आंसर करने की कोशिश करी मैंने, देखते हैं कैसे कोशिश करी। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स, बट कॉर्पोरेट लॉयर्स, पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स। तो भाई ऐसा क्या वो खराब कर रहे हैं? बिल्कुल खराब नहीं कर रहे हैं। लीगल फर्म्स के अंदर ही तो कॉर्पोरेट लॉयर्स भी काम करते हैं, लीगल फर्म्स के अंदर पेटेंट अटॉर्नीज भी काम करते हैं, तो भाई उनके अंदर क्या कमी है कि वो एडवोकेट नहीं है, ठीक है। ऑल दो तुम्हें पता होना चाहिए लॉयर और एडवोकेट के बीच का डिफरेंस, आई होप यू गाइज नो। बार काउंसिल अगर आपको जो है वो दे देती है, क्या दे देती है, क्या देगी बार काउंसिल? अगर बार काउंसिल के अंदर आप रजिस्टर करते हो देन लॉयर वुड बिकम एन एडवोकेट, ठीक है। फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो सुप्रीम कोर्ट में चलता है, वो सारी चीज़ें वो आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। सो वन इज रॉन्ग, सीधा सीधा। फिर अगला देखो, बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? इसीलिए तो भाई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पढ़ा है, ठीक है, वो तो इतना ज़्यादा करप्शन के लिए न्यूज़ में रहता था, तो मैंने वहीं से ड्रॉ किया कि जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ऐसे ही बार काउंसिल्स बना रखी हैं। जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स बनाती है, रिकॉग्निशन ऑफ मेडिकल लॉ कॉलेजेस करती है, ऐसे ही बार काउंसिल करती होंगी। इसमें गलत क्या जा रहा है? कुछ गलत नहीं जा रहा है, बी स्टेटमेंट, ठीक है। तो कभी कभी आंसर नहीं पता है, दैट इज ओके, बट कैन यू डिड्यूस द आंसर, दैट इज द थिंग, वो मैटर करता है सबसे ज़्यादा। बिल अमेंड, अब ये तो आसान क्वेश्चन है, स्टैटिक है, सीधा सीधा, आई होप आप लोग को पता है, फिर भी सॉल्व कर देता हूँ। बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो सच रिक्वायरमेंट इज देयर। When a constitution amendment bill is presented president of India, it is obligatory for president to give his or assent। बिल्कुल सही बात है, दो ही केस में प्रेसिडेंट अपना assent दे देते हैं, वन द constitutional amendment एंड सेकंड द मनी बिल। मनी बिल में क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उन्हीं की परमिशन से जो है उसको जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। A constitution amendment bill must be passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर इज 2 and 3। ऑलराइट, आसान क्वेश्चन, सीधा सीधा। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स, तो आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। तो अब तो ठीक है, टेल मी इस वाले का मुझे कौन सा CAA था, कौन सा अमेंडमेंट लेके आए थे, मुझे बताइएगा, 93rd था या 91st था? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा, आसान स्टैटिक क्वेश्चन, सीधा लक्ष्मीकांत से, कुछ इसमें बहस करने वाली बात ही नहीं है, सीधा लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज में भी था, TTS 22 में भी था ये, ठीक है।
देन क्वेश्चन 17 बड़ा आसान सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगेन ये भी टीटीएस में था। रिट्स इशूड बाय, ये भी टीटीएस में था, सीधा सीधा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करें। अब देखो ये भी, अब जैसे क्वेश्चन 18 में भी ऑल्दो इट इज फ्रॉम द स्टैटिक, बट थोड़े स्टेटमेंट्स कंफ्यूजन वाले हैं, पर तुमको अगर बेसिक एटमोलॉजी पता है कि मेंडामुस का मतलब क्या होता है, कुओ वोरंटो का मतलब क्या होता है, एटमोलॉजी द मीनिंग ऑफ द वर्ड अगर आपको पता है, तो आप फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। मेंडामुस मीन्स वी कमांड, और कुओ वोरंटो मीन्स ऑन व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 तो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन था भारत डिजिटल मिशन कोई चल रहा है उसके ऊपर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ऊपर था, ठीक है। अब अपने को नहीं पता है भाई आंसर, अपन ने पढ़ा भी नहीं था, स्टिल क्या मैं इसे काट के आगे बढ़ गया? नो, आई ट्राइड टू सॉल्व इट। एंड हाउ डिड आई डू इट? देखो मैंने तुरंत पढ़ा कि प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट, तो मैंने बहुत बार बोला है रोटन टमेटोज ढूंढो, ठीक है, ठीक है। या फिर मैंने बोला है देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, ठीक है, यानी कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है भाई कोई, ठीक है, जो है वो रिलेटिव है, ठीक है। तो अब जहां पे ये मस्ट वस्ट टाइप के वर्ड्स दिखें, यहां पे जो भी ऐसी चीजें दिखें, मस्ट एंड शुड और फलाना डिम का, वो सारी चीजें आप टेंशन में आ जाओ कि भाई ये होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। तो मस्ट वाली चीजें अब सोचते हैं, आगे आगे चलते हैं। एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। हाँ भाई अभी नहीं है, पर अल्टीमेटली इट वुड बिकम पार्ट ऑफ इट, ठीक है, ओके। इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। अब मैं क्या सोचूं, मैंने ऐसे सोचा भाई, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई कि इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, तो कोई डिजिटल मिशन है, तो डिजिटल का तो मतलब ही होता है कि आप वो है पोर्टेबिलिटी मिल जाए, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा, इट डजंट मीन कि अगर डिजिटल है तो हमेशा पोर्टेबल रहेगा। अभी तो बताया देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन ठीक है, क्योंकि दिस इज बेसिकली द आइडिया बिहाइंड इट। तो 3 सही है। अब अपन जो है BCD में फंसे थे, फिर अब मैंने सोचा एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। अभी नहीं है, बाद में जाके जो है अल्टीमेटली हो जाए। आयुष्मान भारत में क्या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अपन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 चीजें हैं यहां पर। अब मैंने क्या सोचा कि सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज वेरी पॉजिटिव, ठीक है। मैंने आपको एक आपको जो है मैंने जो चीट कोड बताया, उसमें मैंने आपको क्या बताया, उस चीट कोड में बताया कि जनरली गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें जो पॉजिटिवली हाईलाइट होती हैं वो करेक्ट होती हैं। तो एवरी सिटीजन शुड बिकम पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली, ठीक है, ओके। क्या सच में ऐसा हो रहा है? दैट इज द क्वेश्चन। फिर ऑन द टॉप ऑफ दैट प्राइवेट पब्लिक मस्ट अडॉप्ट इट। तो अब देखो सोचो, ये कोई मिशन है, तो ये कोई गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम के लिए आप मस्ट कैसे कर सकते हो? पब्लिक तो ठीक है, प्राइवेट के लिए मस्ट कैसे कर सकते हो? तो मैंने सोचा कि भाई ये कितने % चांसेस हैं, क्या सही हो सकता है। तो आई थॉट कि यार ये तो बहुत ही, मतलब अगर मैं इसको नंबर में दूं तो हार्डली 50% चांसेस हैं कि गवर्नमेंट जो है किसी को बोलेगी आपको ये अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी प्राइवेट सेक्टर की लॉबी गवर्नमेंट को अडॉप्ट करवा के ही मानेगी। मे अडॉप्टेड तो होता तो समझ में आता, तो मैंने कि ये तो 50% ही करेक्ट है। मैंने कि लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो अल्टीमेटली बना रहा है, मतलब बहुत, मतलब 10 साल 20 साल 50 साल में भी हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कि ये तो सही हो सकता है, बट देन मेरी नज़र गई यूनिवर्सल पे। तो मैंने कि यूनिवर्सल अभी के लिए तो हम कोई भी जो मिशन लेके आते हैं वो स्कीम सेलेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो मैंने कि यूनिवर्सल तो अभी तो नहीं होगी, यानी कि अभी मैं बोल सकता हूँ कि ये भी स्टेटमेंट गलत रहा होगा। तो ऐसे करके आई मार्क्ड बी, ठीक है। अब ये तो सीधा स्टैटिक क्वेश्चन है। प्रोजेक्शन सीरीज में भी मैंने बोला था कि ये आएगा और आ भी गया। लास्ट ईयर पॉलिटी प्रोजेक्शन से काफ़ी फंस गए थे तुक्के में, ठीक है। एनीवेज ये तो सीधा TTS का क्वेश्चन था। शुगर केन, मैंने तो बहुत डिटेल क्वेश्चन पूछा था शुगर केन के ऊपर, दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। SRI अगेन TTS, दिस वाज अगेन दिस पर्टिकुलर थीम आई कवर्ड इन थीमेटिक टेस्ट सीरीज, बट आंसर ये नहीं है क्योंकि इन्होंने वेस्ट अफ्रीका का पूछा है, ठीक है। आई थिंक मैंने ईस्ट अफ्रीका का पूछा था, तो थोड़ा सा ही अंतर हो गया, बट ठीक है कोई बात नहीं। गंडी कोटा कैनन, ये तो सब आसान आसान क्वेश्चंस हैं। लेवांत, ठीक है, अब सीधा न्यूज़ में रहता था, ठीक है, इसीलिए पूछा है।
बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान, तो सब ये स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई ट्रिक नहीं लगाई मैंने, ठीक है, तो मैं क्या ही बताऊं। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोनासाइट ऑल्दो दिस वाज इन पीईएच, ठीक है, पीईएच में था ये, और टीटीएस 22 में भी इस पर क्वेश्चन था सीधा सीधा, स्टिल मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब आप सोचो कि मोनोसाइट के ऊपर क्वेश्चन आउट ऑफ नोवेयर कप्तान आपने क्यों पूछा थीमेटिक टेस्ट में? अरे भाई बिकॉज ये इंपॉर्टेंट थीम है, तो यूपीएससी ओवर द ईयर्स पूछ रही है रिसोर्सेज के ऊपर, तो भाई अपन ने देखा कि सैंड के ऊपर पूछ लिया, मेजर मिनरल्स पूछ लिए, मेजर माइनर मिनरल्स पूछ लिए, फिर मैंने किया वो क्या पूछेगी, तो सबसे ज़्यादा हल्ला दो चीज़ें मचा रही थी, एक री मचा रही थी, ठीक है, और एक मचा रही थी मोनाजाइट, ठीक है, हल्ला नहीं मचा रही थी, स्टैटिक में थी, तो मैंने कि री सब पढ़ के आएंगे लेकिन यूपीएससी मोनाजाइट पूछेगी, तो हमने भी मोनाजाइट पूछ लिया, ठीक है। ऑल्सो पीवाईक्यू में भी है ये मोनाजाइट, ठीक है, कई बार ऑप्शन में दिख जाता है। दैट इज़ द होल आइडिया कैसे मैंने थीमेटिक टेस्ट सीरीज डिज़ाइन करी है। एनीवेज मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, ओके। मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी मोनाजाइट के बारे में पढ़ा है ना, तो ये स्टेटमेंट सबको पता होना चाहिए, ठीक है। सो 2 इज करेक्ट। Monazite occurs naturally in the entire coastal sands in India. Okay, so one is keyword is entire. In India, government bodies only can process export monazite. ठीक है, अब देखो 1 तो अपने आप सही हो गया, रेयर अर्थ थोरियम वाले साथ ही आ रहे हैं 1 और 2 तो। अब मैंने सोचा कि भाई, अब खैर मुझे तो आंसर पता ही था गाइस, लेकिन आप ये सोच सकते हो कि अगर थोरियम इसमें पाया जा रहा है, थोरियम पाया जा रहा है, यानी कि ये क्या हो गया साहब, ये हो गया साहब न्यूक्लियर फ्यूल हो गया ये तो, ठीक है। आज के टाइम पर एटॉमिक पावर जो है वो एकदम क्लोज्ड सेक्टर है कि नहीं है? अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आपको पता होगी अंडर द एटॉमिक पावर एक्ट 1952 ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वही सिर्फ ये चीज़ें बना सकती है। तो भाई खत्म, कनेक्ट कर लो, डॉट्स कनेक्ट कर लिए मैंने तुरंत कि अगर 2 सही है तो 4 सही, सॉरी 4 सही होगा, क्योंकि ओनली प्रोसेस गवर्नमेंट ही करेगी, तो 2 सही है तो 4 सही होगा, यानी कि ये ऑप्शन और चला गया। देन आई वाज लाइक अकर्स नेचुरली इन एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स, तो अब आप सोचो यार ये कोस्टल सैंड उड़ीसा में भी होगा, हो सकता है वहाँ पे मोनाजाइट पाया जाए, पर एंटायर कोस्टल सैंड्स में, अरे वहाँ पे बहुत सारे जो है टर्टल्स भी आते हैं, अगर वहाँ मोनाजाइट होगी तो वो टर्टल्स क्यों करेंगे, इसका मतलब नहीं होने के चांसेस बढ़ गए। तो मैंने आई एलिमिनेटेड 3, द करेक्ट आंसर वुड बी बी, और आप बड़ी आसानी से करेक्ट आंसर लेके आ सकते हो। ऑल दो अच्छी चीज़ ये है कि दिस क्वेश्चन के कौन कौन से स्टेटमेंट पीएच और टीटीएस में थे वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे, एक्सेप्ट फॉर स्टेटमेंट 3, एक्सेप्ट फॉर स्टेटमेंट 3, 1, 2 एंड 4 एज इट इज टीटीएस और पीएच में आपको मिल जाएंगे। 3 एज इट इज नहीं मिलेगा क्योंकि 3 मैंने वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पे लर्निंग क्या हुई, लर्निंग हुई चीट कोड में से हमारी लर्निंग क्या हुई कि देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो एंटायर और ओनली। अब आप बोलो कप्तान यार आप तो बोल रहे थे एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता, फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है? तो मैंने एक और चीज़ सिखाई थी उसी वीडियो को, पार्ट 1 वीडियो को फिर से जाके देखो। आई टोल्ड यू स्टेटमेंट 1 भी फैक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी फैक्ट है, तो मान के चलो इनमें से एक फैक्ट 100% सही होगा और एक फैक्ट गलत होगा। इट कुड बी दिस ऑल्सो एंड दिस इज रॉन्ग, बट अगर दोनों स्टेटमेंट में एक्चुअल फैक्ट्स पूछे, नंबर पूछा है, ओनली एक्सट्रीम वर्ड दे रखा है, तो एटलीस्ट वन ऑफ दैम वुड 100% बी करेक्ट, 110% बी करेक्ट। दिस इज हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। तो ये कोई वो नहीं है, साइकोलॉजिकली हम समझ रहे हैं, इसीलिए पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज यू हैव टू वॉच इट। अगर आपने वो स्किप करी है देन यू आर स्किपिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। चलो ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, आगे चलते हैं। अब देखो ये ओनली फेयर वाले क्वेश्चंस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी चिल करते हैं इसमें भी मैंने थोड़ा सा एक, पर उसको मैं स्ट्रेटेजिक गाइडलाइन नहीं बोलूँगा, उसको मैं तुक्का ही बोलूँगा, क्योंकि उसमें थोड़ा दूसरा लॉजिक लगाया है मैंने। एनीवेज ये छोड़ते हैं अपन, ये तो आसान क्वेश्चन है, डी इज द करेक्ट आंसर। वेब 3.0 टीटीएस में था ये, ठीक है, प्रोजेक्शन में भी था, सभी जगह थे, सास वॉज ऑल्सो इन टीटीएस, ठीक है। स्टिल यू कैन डू इट यूजिंग लॉजिक्स ऑल्सो, अगर मान लो आपको नहीं था, ठीक है, आपके पास नहीं था, क्योंकि ये इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं था, इट वॉज जस्ट वेगली मेंशन्ड इन वन ऑफ द सॉल्यूशन। तो फिर भी एक बार अटेम्प्ट करते हैं। सास सॉफ्टवेयर एज सर्विस, तो आप क्या लगाओ कि सीधा यहाँ पर एटिमोलॉजी लगा दो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पूछ रहा हूँ ना मैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ, ओके। तो सास समझ में आ गया, सीधा मोटा याद आ गया कि भाई आप जो है सर्विस के रूप में सॉफ्टवेयर दे रहे हो लोगों को, ठीक है, सीधा मोटा समझ में आया एटिमोलॉजी से।
SaaS buyers can customize the user interface and can change data fields. Why not? आप एक सॉफ्टवेयर मेरे को बेचो और मेरा ही जैसा एक सॉफ्टवेयर किसी और को बेचो, वहां पे उसके अकॉर्डिंग आप यूजर इंटरफेस और डेटा फील्ड्स चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो. दैट इज हाउ वर्डप्रेस इज वर्किंग, इजंट इट? तो वर्डप्रेस जो वेबसाइट है वो ऐसी तो वर्क करती है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो चीज़ों को. सो वन इज करेक्ट. SaaS यूजर्स कैन पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, कैन एक्सेस देयर डाटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस. व्हाई नॉट? आज आप देखो सीसीटीवी है, सीसीटीवी के अंदर एक सॉफ्टवेयर यूज होता है, उस सॉफ्टवेयर के बेसिस से आप जो है अपने मोबाइल फोन पे सीसीटीवी को जो है मॉनिटर कर सकते हो, आपके घर में क्या चल रहा है. तो 2 इज करेक्ट. आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल आर फॉर्म्स ऑफ SaaS. यस, देखो सारे तो मेल्स ही हैं और मेल इज अ सॉफ्टवेयर, इजंट इट? द करेक्ट आंसर इज डी. आपने पढ़ा नहीं है, आप जस्ट सिर्फ डिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ एटमोलॉजी की सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. तो ये एटमोलॉजी तोड़ दिया एटमोलॉजी ने इसको, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर ट्राइंग टू डिड्यूस. तो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये तुक्का नहीं सिखा रहा हूं मैं, आप अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर रहे हो, आप अपना ही लॉजिक्स लगा रहे हो, आप अपने ही नॉलेज बेस को यूज कर रहे हो. अब बहुत सारे लोग 2 को गलत मान देंगे क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कि सीसीटीवी में सॉफ्टवेयर होता है, वो हम एज अ सर्विस यूज कर रहे हैं और हम अपने फोन में सीसीटीवी चला सकते हैं. सिमिलरली अगर 3 करेक्ट है तो 2 करेक्ट होगा, रीडिंग बिटवीन द लाइन. अगर 1 करेक्ट है तो 2 करेक्ट होगा, रीडिंग बिटवीन द लाइन. कोई गलत नहीं है इसमें, कुछ गलत नहीं चल रहा है. रीडिंग बिटवीन द लाइंस बताया है मैंने कि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो स्टेटमेंट्स को एक साथ लेके और एक दूसरे के अगेंस्ट लेके देखा करो कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट साथ जाएंगे, क्या कहीं 1 और 2 कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहे हैं. रीड बिटवीन द लाइंस एंड बिटवीन द स्टेटमेंट्स. अगेन यहाँ पे एटमोलॉजी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो सीधा सीधा. थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि 2 ऑप्शन कटेंगे, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत भी हुआ था क्योंकि मैंने गलत चूज कर लिया था. ऑल्दो दिस हैज सम फिजिक्स बैकग्राउंड बट स्टिल गलत हो गया. तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आप भगवान नहीं हो कि ऑर्बिटल पढ़ लिया तो आप सब कर दोगे. ठीक है यार, हम लॉजिक लगा रहे हैं, कभी होगा कभी गलत भी होगा, दैट इज हाउ इट इज, इजंट इट? तो बस ठीक है, मेरा ये गलत हुआ, मैंने एटमोलॉजी लगाया, 2 ऑप्शन में चूज करा, जो चूज किया वो गलत हो गया मेरा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. 9 क्वेश्चन अगर मैं सही कर दे रहा हूँ, 4 गलत कर दे रहा हूँ, तब भी मैं प्लस में मार्क्स तो लेके आ रहा हूँ ना, यूजिंग द सो कॉल्ड चीट कोड्स. क्यूबिट इज सीधा सीधा TTS में था ये तो. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कंसिडर्ड एज शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजीज. ठीक है, ये भी बेसिक सही क्वेश्चन है. क्वेश्चन 37 ये TTS में था, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको. ठीक है, अब सोचो बायोफिल्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा, किसने सोचा था? TTS ने सोचा था ऐसा. ठीक है, क्यों सोचा था? रीजन है उसका, थीम है UPSC की, ऐसे रैंडमली नहीं पूछ रहे हैं कुछ भी. ठीक है, अब आप लोग एकदम फोमो मत फील करोगे TTS हो जा रहा है, कुछ नहीं है भाई, वो बस फर्जी बाड़ा है, कुछ छोड़ो. आप जो कर रहे हो अगले 20 दिन उसी पे फोकस करो. लाइफ इज वेल सेटल्ड. जो मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए. ठीक है, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद ह्यूमन टिश्यूज. अच्छा, आपको नहीं पता है, खैर मुझे तो आंसर पता था, तुरंत मैं करके आगे बढ़ गया था, बट नहीं पता है तो सोचो, वापस से एटमोलॉजी लगाओ यार, यही तो मैं बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस लगाओ. बायोफिल्म यानी एक पतली सी फिल्म होगी, एक पतली सी फिल्म होगी. ठीक है, और वो फिल्म किसके ऊपर बन जाएगी? किसी भी चीज़ के ऊपर बन सकती है फिल्म. ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप ध्यान से देखो, आप पानी को एक ही जगह पे भर के रखो बाल्टी में, ठीक है, और उसको छत पर रख देना, धीरे धीरे देखोगे कि नीचे ज़मीन में जो बाल्टी का जो तय है उसमें जो है धीरे धीरे वो गंदगी बनने लगती है. दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बायोफिल्म ओनली. ठीक है, मैट जिसको बोलते हैं, माइक्रोबियल मैट. तो बायो मतलब कुछ भी, बैक्टीरिया जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है विच इज बायोलॉजिकल इन नेचर. फिल्म मतलब जो कि विच हैज अ 2D सॉर्ट ऑफ थिंग. जिस फिल्म मतलब जो 2D उसका स्ट्रक्चर है, मतलब उसकी जो है लेंथ और ब्रेथ है और जो उसकी हाइट है या डेप्थ है वो बहुत कम है. तो कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स, बिल्कुल भाई, क्यों नहीं बन सकती है? हमारे शरीर में इतने सारे बैक्टीरियाज हैं. ठीक है, हमारे दांतों के ऊपर बायोफिल्म बनती है, इजंट इट? प्लाक जो होता है वो क्या है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोफिल्म ओनली. तो ऐसे ही अगर मैं ह्यूमन टिश्यू इम्प्लांट कर दूंगा तो उनके ऊपर बायोफिल्म नहीं बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है. इसीलिए एंटीबायोटिक का कोर्स चलता है. लॉजिक, अरे दोस्तों लॉजिक, आपके आसपास जो सब चल रहा है ना वो सब कुछ झोंक दो एकदम, मतलब हर तरीके से सोचो. बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्विसेज. अरे अभी तो बताया. बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. यस, वाई नॉट? उनके अंदर अगर मान लो ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि एंटीबायोटिक्स के वो काम कर रहे हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस AMR हाई होने की वजह से बायोफिल्म्स जो हैं वो फेल हो रही हैं. यही तो न्यूज़ था हिंदू में, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन बना हुआ है. ठीक है,
प्रोबायोटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया साहब, प्रो मतलब एंटी, प्रो तो समझ रहे हो, तोड़ो, एटिमोलॉजी लगाओ, बायोटिक्स, बायोटिक्स मतलब समथिंग बायो से रिलेटेड, ठीक है, आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, व्हाई नॉट, करेक्ट है एकदम, बायोटिक्स समझ में आया ना, तोड़ के, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट, व्हाई नॉट। हम कोई ऐसा फूड खा सकते हैं, हमारे पेट में हजारों लाखों बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अगर हम एक ऐसा फूड, अब आप बोलोगे कप्तान कहाँ से जाते हैं वो, अरे अभी बताया, दांतों के ऊपर बैक्टीरिया बैठ जाते हैं, बायोफिल्म बनाते हैं, बिना ब्रश करे खाना खाओगे तो वो कहाँ चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, ठीक है, अंदर चले जाएंगे, वो कॉलोनी बना लेंगे, और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं, और भी बाहर से भी हम जो है चीज़ों को लेके जा सकते हैं। सो दे आर नॉट, हाउ वाई दे आर नॉट फाउंड नेचुरली अकर, बिल्कुल 100% दे अकर, तो 2 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग। चलो साहब अब देखो, बायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स, यस दैट्स द होल पॉइंट ना, प्रोबायोटिक बढ़ाते हैं इसीलिए। क्वेश्चन 39 टीटीएस का है, सीधा सीधा, मतलब डायरेक्टली नहीं है बट यस दिस यू आई एक्सप्लेन्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स और उनके एग्जाम्पल पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो टीटीएस में आई एक्सप्लेन्ड वेरियस टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, दिस वॉज अगेन फ्रॉम टीटीएस, सीधा सीधा। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, अब देखो अपने को आंसर नहीं पता है, ठीक है, कहीं पढ़ा भी नहीं है, मैंने भी कहीं नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब मैंने पढ़ा था 2018-19 में जब अटेम्प्ट दे रहा था, तब का बना हुआ ये, तो पर मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी, कनेक्टिंग द डॉट्स, तो मैंने बोला क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, यानी नाम से पता पड़ रहा है कि क्लाइमेट चेंज के लिए आप कौन कौन से एक्शन ले रहे हो, उनको ट्रैक कर रहा है। तो कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, विंग ऑफ आईपीसीसी, ये तो गलत हो गया सीधा सीधा, वो तो दूसरी चीज का रिसर्च करती है। कमिटी अंडर यूएनएफसीसीसी, ओके पॉसिबिलिटी है। एजेंसी प्रमोटेड फाइनेंस बाय यूएनईपी एंड वर्ल्ड बैंक, ये तो गलत है, एजेंसी सब। अब डेटाबेस ट्रैकर है साहब, ट्रैकर तो क्या होगा, ट्रैक कर रहा है ना, डेटा बता रहा है, डेटाबेस है सीधा सीधा, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लॉजिक लगाओ यार, आपको नहीं पता है, आंसर नहीं आता है, इट इज ओके, बट क्या आप कुछ, अब देखो आपको लगेगा कप्तान जो आपने चीट कोड्स बताए हैं इसका मतलब वो तो कुछ नहीं है, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हाँ भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वॉट एवर दीज चीट कोड्स एंड, मैं उनको बस थोड़ा फैंसी नाम दे दिया, हाँ स्ट्रेटेजिक, ठीक है, या मैंने नाम दे दिया 13 चीट कोड्स, मेरे 13 गुरु मंत्र, ऐसे करके माहौल बनाने वाली चीज़ें, ठीक है। बट मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो वही 3-4 ही ज़्यादातर यूज़ होती हैं, एक्सट्रीम वाली, एटमोलॉजी वाली, बेसिक कॉमन सेंस वाली, रीडिंग बिटवीन द लाइंस वाली, ठीक है, तो वही ज़्यादा यूज़ होती हैं। वही ज़्यादा क्यों यूज़ होती हैं, क्योंकि दे आर नथिंग बट सम फैंसी नेम्स ऑफ सम कॉमन सेंस दैट वी ऑल हैव एंड वी ऑल आर ट्राइंग टू डू। पर ये कॉमन सेंस एग्जाम में गलत ना हो, ठीक है, एग्जाम में आप इस कॉमन सेंस को अच्छे से यूज कर पाओ, इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर नॉट इन द स्ट्रेस ऑफ द एग्जाम, यू आर टेकिंग गुड साउंड स्लीप, यू आर ईटिंग गुड फूड एंड यू आर हेल्दी, ठीक है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग पेपर यूजिंग ऑल दीज थिंग्स। अब टीटीएस वालों को ये हेल्प हो जाती है कि वो पूरी साल, अब वो अक्टूबर से स्टार्ट हुई है, तब से टीटीएस 23 के मैं इतने सारे पेपर्स में यही सब सिखा रहा हूँ उनको, एंड दैट दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई लास्ट ईयर एवरीवन वाज हैप्पी। तो TTS is not about, even because I use the word TTS so many times, so just a clarification, TTS is not just about the questions that would be repeated, हो सकता है 0 क्वेश्चन आएंगे वहां से, but that mindset कि एग्जामिनर वो जो बना रहा है क्वेश्चन को, उसके पीछे वो कैसे बना रहा है, हाउ कैन आई ब्रेक दैट माइंडसेट, दैट इज वॉट यू विल लर्न देयर। और ये PYQ सेशन भी सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, 2022 का अभी सॉल्व कर रहा हूँ, 21 का, 20 का, 19 का ऑलरेडी अपलोडेड है, यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। तो वहां पर मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें सॉल्व कर चुका हूँ। थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन, आई विल बी बैक।